Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th physics first unit chapter number D. हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था डायमेंशंस को कि डायमेंशंस क्या होती हैं, कैसे हम उनको डिराइव करते हैं। अभी जो हमने वो डायमेंशन एनालिसिस किया था, आज हम बात करेंगे कि हमने जो डायमेंशंस कैलकुलेट की थी उनके यूजेस क्या हैं, कहाँ पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं, क्या फ़ायदा है उनका, तो वो एक बार चेक करते हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन बोल दो या एनालिसिस बोल दो, उनका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो उनका जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, एक तो फ़ायदा है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एक सिस्टम, जैसे हमारे पास सिस्टम थे, सीजीएस सिस्टम था, आपका एमके सिस्टम था या एसआई सिस्टम था। तो एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना हो तो उसमें डायमेंशन हमारी हेल्प करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ तो है इसका ये। सेकंड है, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है तो फॉर्मूले को डिराइव कैसे करें। ठीक है, तो ये डेरिवेशन में काम आता है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, और थर्ड हमें इसमें बोल सकते हैं कोई फॉर्मूला हमें मान लिया वैसे ही डायरेक्ट लिखा हुआ हो कोई, हमें उसको चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है, तो उसमें भी हम इनकी हेल्प लेते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक तो कन्वर्जन में हेल्प हो रही है, दूसरा किसी फॉर्मूले को डिराइव करने में हम डायमेंशन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, और किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिक ये सारे काम हैं। अभी एक एक करके देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करें। मान लिया हमें एसआई सिस्टम से या एमके सिस्टम से इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लिया हम बात करते हैं फोर्स की जो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है डायन। तो हमें इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। देखो, हमें नंबर्स नहीं पता कितने हैं, जैसे मान लिया 1 kg में जैसे हम बोलते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो हमें ऐसा ही नहीं पता कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो यही तो है ना कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, देखो बेसिक जो यूनिट है वो तो रहेगी सेम, तो नंबर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लिया किलोग्राम से ग्राम में हो गया, क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ऐसे करके तो नंबर चेंज हो जाता है। वहाँ पे 1 kg लिखा था, यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा है। ठीक है, तो ये हैं दोनों आपके जैसे वेट के लिए या मास के लिए हम मेज़र करते हैं। तो सिंपल हम क्या लिखते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो टोटल क्वांटिटी होती है ना, वो पहले सिस्टम में हमने बोल दिया N1U1, तो वो सेम रहेगी, टोटल क्वांटिटी तो सेम है ना, तो उसको हम बोल देंगे N2U2। ये पहले सिस्टम की, ये दूसरे सिस्टम की, तो क्वांटिटी तो वही है। यहाँ पे kg लिख दोगे, यहाँ पे हमें 1 kg लिखोगे, जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 kg, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम। तो ये kg और ये ग्राम, यही तो चेंज हुआ है, N1 और N2 की वैल्यू चेंज होगी, नंबर चेंज हो गया है, क्वांटिटी तो उतनी है ना, सेम। तो इस तरीके से हम इसको अब डिराइव करेंगे। तो हमने क्या बोल दिया, जैसे पहले हम लेते हैं फोर्स के लिए न्यूटन, यानी कि एसआई सिस्टम के अंदर। उसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले फोर्स की डायमेंशन लिख देते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या है, M1L1T-2। ओके, हमें नहीं पता, ये तो हमने डिराइव की है, लेकिन अभी अगर हम यहाँ से हम शुरुआत करें तो हमें नहीं पता कि यूनिट्स क्या हैं, इसकी क्या वैल्यू है। तो हमने बोल दिया, जो हम
एसआई सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं कोई भी, तो हमने बोल दिया यहाँ पे जो फोर्स के लिए है वो क्या है N1 और इनकी डायमेंशन न्यूटन के लिए। ठीक है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितनी वैल्यू है क्या नहीं है, तो हम बोल देंगे वहाँ पे m, पावर का भी हमें नहीं पता, हमने बोल दिया a, l b और t c के बराबर। ऐसे 1 लिखा है तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करने के लिए 1 लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा N2 और U2 में भी हमें नहीं पता क्या है, M2 लिख दिया पावर A, L2 लिख दिया पावर B, टाइम 2 लिख दिया और पावर C। देखो डायमेंशंस तो सेम रहेंगी ना, तो पावर इसीलिए हमने सेम रखी है। ठीक है, बाकी मास 1 करके फर्स्ट सिस्टम के लिए मेंशन कर दिया है, 2 लिख के सेकेंड सिस्टम के लिए मेंशन कर दिया है। ओके तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखें तो देखो क्या आ जाएगा। मान लिया मुझे SI से CGS में कन्वर्ट करना है, तो मुझे N2 की वैल्यू चाहिएगी, तो मैं N2 निकाल लेता हूँ क्योंकि CGS के लिए चाहिए ना, तो N2 निकाल लेता हूँ। N2 क्या आ जाएगा, N1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 L1 T1 डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा तो M2 L2 और T2। देखो पावर M की भी कितनी थी, A, यहाँ पे भी A, B C B C, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, M1 बाई M2 पावर सेम है तो पावर दोनों की A, L1 बाई L2 दोनों की पावर B, T1 बाई T2 दोनों की पावर C। हमने इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया। ठीक है, और N1 ये साथ में मल्टीप्लाई में है ही, N1। ओके, हमारे पास अब ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करना है हमें। ठीक है, एक बार मैं इसको रीराइट करता हूँ। चलो इसको यहीं देखते हैं, एक बार यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके अंदर देखते हैं, देखो M1 अपॉन M2, M1 क्या था, मास फर्स्ट सिस्टम के अंदर, SI सिस्टम के अंदर हम मास को कैसे मेज़र करते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ N2 इज इक्वल टू N1, और अभी यहाँ बात करेंगे मास के रिगार्डिंग। M1 ऊपर है, M1 का मतलब है मास को SI सिस्टम में, तो हम क्या लिखते हैं किलोग्राम में, तो मैंने लिख दिया 1 kg। और दूसरे सिस्टम में हम कैसे मेज़र करते हैं ग्राम में, तो मैं लिख दूंगा जैसे 1 ग्राम पावर A। चलो देखते हैं बाद में। L, इसको 1 मीटर में और इसको 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे टाइम जो आपका SI सिस्टम है उसमें भी हम क्या करते हैं सेकंड में मेज़र करते हैं, और यहाँ पे भी सेकंड में मेज़र करते हैं, पावर C। अभी देखो ये जो A B और C हैं ये हैं किसके लिए, फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए हमने जो डायमेंशन निकाल रखी है ये हमारे काम आएगी यहाँ पे। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, M के लिए 1, यानी कि यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर, तो A की जगह मैंने लिख दिया 1। L, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और T की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 करके आ जाएगी। ठीक है, तो अभी ये तो हमने अरेंज किया। अभी हम इनकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो N2 इज इक्वल टू N1। अच्छा यहाँ पे चेक करें एक बार, देखो इनको इक्वेट करें, CGS में लेके जाना है तो छोटा सिस्टम है तो किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखूँ मैं 1 kg की जगह 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1। यहाँ पे मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर B की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखा हमने लिखा N2 इज इक्वल टू N1। देखो ये ग्राम कैंसिल हो गया,
1 ग्राम है, 1000 ग्राम अपॉन 1। तो एक तरीके से आप सिंपल बोल दो, ये कितना आ गया 1000, ये कितना आ गया 1000 इनटू ये कितना आ गया 100/1 100, और वो टाइम वो कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, तो देखो 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो N2 इज इक्वल टू N1, और वैल्यू कितनी आई 10 की पावर 5 लिख दिया मैंने, 10 की पावर 5 लिख दिया। यानी कि हम क्या बोलेंगे, अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाना है किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आया 1 न्यूटन जो आया वो कितने के बराबर आया 10 की पावर 5 डाइन के बराबर आया। 1 न्यूटन किसके बराबर आया 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने बोल दिया वर्क डन के लिए, वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल, और सीजीएस जो होती है वो होती है आपकी अर्ग। तो जूल टू अर्ग कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वर्क डन की डायमेंशन लिख देते हैं। वर्क डन की डायमेंशन में हम क्या लिखेंगे, M1 होता है, L2 होता है और T-2 होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, सिंपल देखो, यहाँ पे वर्क डन के लिए एक बार लिख लेते हैं SI सिस्टम में, यानी कि हमने बोल दिया SI सिस्टम के अंदर ऐसे करके लिख दिया SI सिस्टम, और यहाँ लिख दिया CGS। तो और वैल्यू क्या आएगी, हमने बोला था M1/M2 पावर A लिखते हैं, और L1/L2 पावर B लिखते हैं, T1/T2 पावर C लिखते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको देखो, अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमने बोल दिया A पावर जो है वो किसके बराबर है, M को कंपेयर करो यहाँ से डायमेंशन को यूज़ करके, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2, वो लिख देते हैं। तो ये आया SI के अंदर, ये आया CGS के अंदर, या फिर इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, सिंपल लिख देते हैं कि अगर कन्वर्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा यहाँ पे जूल लिख दिया और ये अर्ग में आएगा। तो ये अर्ग, अच्छा वैल्यू लिखते हैं, M मास, सॉरी kg अपॉन यहाँ पे वही ग्राम, पावर 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर अब की बार क्या है, B की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, पावर क्या है -2, इस तरीके से। तो जूल इज इक्वल टू अर्ग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर 2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 1 आया, 1 की पावर -2। तो जूल इज इक्वल टू अर्ग। अभी देखो यहाँ क्या आया, 1000 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 यानी कि 4, ऐसा आ जाएगा, और ये 1। तो जूल इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3 और 4 7, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर आ गया। तो ये एक और एग्जांपल कर लिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया दोनों को यूज़ करके अच्छे से। एक बार इसको खुद से चेक करें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। डायमेंशंस को हम जो यूज़ करते हैं फार्मूला चेक करने के लिए, तो वो करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, वो होता है T इज इक्वल टू 2π/L/G। L लेंथ है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, T है आपका टाइम पीरियड। तो देखो फॉर्मूला चेक, करेक्टनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, अगर वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ जाएंगी,
तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला ठीक है। अगर अलग अलग डायमेंशन आती हैं तो हम बोल देंगे कि गलत है। ओके, तो चलिए करेक्टनेस चेक करते हैं क्या है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी। टी की डायमेंशन क्या आ जाएंगी आपकी, सिंपल, क्योंकि इसमें ना तो मास है ना लेंथ है, तो टी 1 आ जाएगा, लेंथ है नहीं और मास भी नहीं है। तो ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन। और अभी अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो देखो यहाँ आते हैं 2 और पाई दोनों क्या हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की तो कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। अब बात करेंगे लेंथ और ग्रेविटी की, ठीक है। तो लेंथ और ग्रेविटी, लेंथ के लिए हम क्या बोल देंगे, एल, और ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होती है, एल टी -2, ये होती है आपकी एक्सेलरेशन के लिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो देखो एल से एल कैंसिल हो गया। अब टी नीचे है -2 में, ऊपर जाएगा तो टी +2 में हो जाएगा, और अंडर द रूट 2 से मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, टी के बराबर बचा। तो मतलब यहाँ पे भी टी 1 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया था, ML0 और T1, और राइट साइड में भी क्या आया है, M0L0 T1। लेफ्ट और राइट बराबर, इसका मतलब है फॉर्मूला ठीक है। एक फॉर्मूला और करते हैं, इक्वेशन करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन होती है v² - u² = 2as। इसकी करेक्टनेस चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दैट मीन्स जो भी बचेगा वो कुछ न कुछ वेलोसिटी ही बचेगी, सिंपल, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएंगी आपकी, वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएंगी, मान लिया लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें तो वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएंगी M0L1 T -2, सिंपल, इज इक्वल टू 2 तो हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती हैं वो होती हैं LT -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एस डिस्प्लेसमेंट क्या है, L। ओह सॉरी, ये वेलोसिटी का स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, M0 L 1 का स्क्वायर 2 T में, अरे सॉरी वेलोसिटी के लिए होती है आपकी 1। वेलोसिटी के लिए क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये आएगा, तो LT -1 ऐसे करके आएगा, ठीक है। LT -1 उसका स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू L इंटू L क्या हो जाएगा, L2 और T -2। M इसमें आया ही नहीं तो M0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, इन दोनों की डायमेंशंस बराबर आई हैं, मतलब फॉर्मूला ठीक है। चलिए अभी थर्ड है, हम किसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कैसे। तो हमें क्या गिवन होगा कि मान लिया हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा ये हमें गिवन होगा, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि ये डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉब पे और लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और ग्रेविटी पे, तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 3 फैक्टर की किस पावर पे डिपेंड करता है, तो वो हमें डिराइव करना पड़ेगा अब यहाँ से, ठीक है। तो वैसे सिंपल फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, अभी हमने इससे पहले किया था, T इज इक्वल टू 2π √L/g, ऐसे करके हमने किया था, ठीक है ना। तो चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको, ये कैसे डिराइव किया गया। देखो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, लेकिन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। मास पे उन्होंने जो बोला है वो इतना ही बोला है कि एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है,
तो हमें कुछ नहीं पता, हमने लिख दिया कि मास की मान लिया कोई ए पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की कोई बी पावर पे डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटी की कोई सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया। ए बी सी हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमेशा राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आएंगी। इससे पहले जो हमने किया है उसका मतलब भी यही है कि देखो, अगर फॉर्मूला करेक्ट करना है तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, तभी तो करेक्ट आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ लेफ्ट और राइट उठा लेते हैं। तो लेफ्ट की डायमेंशन क्या है, m0 l0 और t1। ये तो क्या आ गया, टाइम के लिए। अभी यहाँ पे बात करेंगे तो मास m के लिए क्या आ गया, पावर a, यहाँ पे l लेंथ, पावर b। अभी ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलेरेशन वाली, l t-2 पावर c। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इनको सॉल्व कर लिया। पहले m की पावर a, सॉरी m a के बराबर आया, l b के बराबर आया, और इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से l c के बराबर आया, और ये t-2c के बराबर आया। इसको ऐसे ओपन कर लिया हमने। ठीक है, तो देखो इसको ये लिखें यहाँ पे m a l की जो वैल्यू है वो क्या है, देखो l b यहाँ है और c यहाँ है, इसको बाहर लिखते हैं, l b और l c। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, b प्लस c, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ओके, और t कितना आ गया, t आ गया -2c। और यहाँ लेफ्ट में क्या था, m0 l0 t1, ये आपका यहाँ पे था। तो हमने क्या बोला, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर, डायमेंशंस हमेशा बराबर होंगी। यानी कि m को इक्वेट करें, देखो m को यहाँ से इक्वेट करो, m की पावर यहाँ a है, यहाँ पे 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अच्छा, फिर यहाँ से देखो, इसको देखो पहले, -2c किसके बराबर है, t1। तो हमने बोल दिया -2c किसके बराबर है, 1। तो c किसके बराबर आया, -1/2 के बराबर। c किसके बराबर आया, -1/2 के बराबर। अब l को और ले लेते हैं, l में क्या आया, b प्लस c, यहाँ पे l कितना है, 0। तो c की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो b इज इक्वल टू, b तो b हो गया यहाँ पे, या c की जगह आया -1/2 इज इक्वल टू 0। तो b यही साइड चला जाएगा, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो a b c की वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। a b c की वैल्यू क्या है, a 0 है, b की वैल्यू प्लस का 1/2 है, c की वैल्यू माइनस का 1/2 है। अब इनको इकट्ठा करो, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे फॉर्मूले पे आए तो t टाइम इज इक्वल टू मास की पावर a की वैल्यू कितनी आई है, 0, तो ये इस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। लेंथ की पावर कितनी है, b कितना आया है, पावर है 1/2। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या आई है, मतलब पावर c की वैल्यू क्या आई है, ग्रेविटी की है ना c, तो c की वैल्यू क्या आई है, -1/2। ओके, एक चीज़ इसमें और मेंशन करना, अभी हमने देखो इनको इक्वेट करके किया है, लेकिन हमेशा ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में। तो प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, उसको k मान लिया, कोई भी k ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो k कांस्टेंट की वैल्यू हमें कभी भी डायमेंशन में पता नहीं चलती है, इसीलिए उस फॉर्मूले में हमें प्रॉब्लम आती है। वो इसकी लिमिटेशंस हैं, बताते हैं एक बार। तो यहाँ से देखो t क्या आया, m पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट कोई भी, और l की पावर है 1/2, यानी कि √l, 1/2 का मतलब है रूट, और g ग्रेविटी की पावर है -1/2, तो ये माइनस है तो नीचे रूट में चली जाएगी, -g। तो ये क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू k,
और अंडर द रूट L/G। ये फॉर्मूला है, यही हमने बोला था शुरुआत में। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशंस को यूज़ करके। ये जो डायमेंशन एनालिसिस हम कर रहे हैं इसमें कमियां भी हैं, तो एक बार वो और मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो आपका डायमेंशन एनालिसिस है इसमें कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस। तो सबसे पहला है कि अगर मान लिया कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कोई नंबर है 2, 3, 4, जैसे ये 2 पाई आया था, इसके बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सबसे पहली कमी तो है ये। दूसरी चीज़, अगर मान लिया कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई लॉगरिथम फंक्शन हो, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी अगर मान लिया मास, लेंथ या टाइम इससे ज़्यादा पे डिपेंड करती हो, इससे ज़्यादा पे डिपेंड करती हो, ठीक है, यानी कि अगर मोर देन दीज क्वांटिटी, अगर इन पे वो डिपेंड करती हो, तो भी हम डायमेंशन के फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, एक सिंपल हम बोल सकते हैं कि ये कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, नहीं बताता है कि मान लिया कोई स्केलर है क्वांटिटी के या वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी ये नहीं बता पाता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक होता है जैसे हमने अभी देखा था, कई सारी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी हैं जिनकी सेम डायमेंशंस हैं, अगर वो एक में इन्वॉल्व हो, यानी कि सेम डायमेंशंस की अगर क्वांटिटी इन्वॉल्व हो ना, क्वांटिटी अगर इन्वॉल्व हो मतलब मोर, ठीक है, अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो ये फिर हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये जो डायमेंशन आई है, जैसे मैं बात करूँ ये वर्क डन के लिए आई है, या फिर मैं बात करूँ ये थ्रस्ट के लिए है, ये टेंशन के लिए है, ये फोर्स के लिए है, क्योंकि तीनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे पता नहीं लगा पाते कि हमें यहाँ पे फोर्स लिखना है, थ्रस्ट लिखना है, कैसे। ठीक है, तो जब सेम डायमेंशन आ जाती हैं तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो बेसिक सा है ये आपका, इसमें डायमेंशन एनालिसिस में ये कुछ कमियां हैं, हर चीज़ में कमी होती है, कोई नहीं, लेकिन कुछ फ़ायदा भी है हमारे लिए। ठीक है, वो हमने चेक किया कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। Subscribe